भारत का सबसे अहम एयरबेस, भारत से बाहर पहला एयरबेस, जिस एयरबेस पर सुखोई तक तैनात था, सुखोई की तैनाती एयरबेस पर थी, वो एयरबेस भारत के हाथ से निकल गया है। और 3 साल से ये खबर दबा करके हमारी 56 इंच की छाती वाला विश्व ग्रुप बैठा था, राष्ट्रवाद की डुगडुगी बजाता है और पूरे देश के लोगों को गुमराह करता है। देश वाले कहते हैं कुछ भी हो जाए, महंगाई होंगाई सब ठीक है, लेकिन देश की इज्जत के लिए, देश के गौरव के लिए हम मोदी जी को वोट दे देंगे। आज आपको जो खबर दे रहे हैं वो खबर थोड़ा सा भारत के लिए नकारात्मक साउंड होती है। खबर ये है कि भारत का एक एयरबेस भारत से निकल गया है, यानी कि भारत के प्रभाव से निकल गया है। भारत का ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस था, एक वाइटल एयरबेस था। रशिया ने भी आयानी एयरबेस के अंदर इंडिया की पीठ में छुरी घोंपी है। उस छुरी घोंपने में सबसे बड़ा बंदा कौन है? पुतिन। वो ना ट्रंप का सगा बन पाया, ना वो चाइना का सगा बनेगा, और इंडिया का सगा रशिया पहले भी कर ही नहीं था। सब कहने की बातें हैं। गौरव, इज्जत, उसको धूल धूसरित कर दिया। इस व्यक्ति ने धूल धूसरित कर दिया हुआ है। उधर भारत के पास कुल 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, और जिसको रोज मोदी और मोदी के साथ वो राजनाथ निंदानाथ रोज कहते हैं तेजस आया, और मीडिया में छपता है पाकिस्तान के होश उड़े, सारे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। उसको अब था कि उसको 1-2 इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे, 1-2 मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ये 3 अभी 4 इंजन, टोटल 4 इंजन अमेरिका से मिला है। 83 आने हैं और 4-5 साल में 4 इंजन मिले हैं। वो तेजस MKI अब इस साल भी इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला है। ये डिफेंस की एक वेबसाइट की रिपोर्ट है, वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, इसी कार्यक्रम में बताएंगे। आज इस झूठे राष्ट्रवादी जो है उसके राष्ट्रवाद का कपड़ा उतारेंगे। ये अब अति हो चुकी है बाबू। बनाया जिसमें रूस ने अपनी ताकत फिर से, मतलब आप तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये राजनीति में होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने भरोसे का दोस्त छोड़कर एक बेभरोसे के, एक मस्करे को अपना दोस्त माना। अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हुआ आशीष। अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका हमेशा अपॉर्चुनिस्ट रहा है। अमेरिका ने यूज एंड थ्रो यही पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका ने यदि इजराइल को छोड़ा तो किसी का साथ नहीं दिया। इजराइल भी इसलिए कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अमेरिका का सारा बैंकिंग सिस्टम, मैं यहाँ थोड़ा सा और डीपली बता दूं आपको, अमेरिका का सारा बैंकिंग सिस्टम, टोटल अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जूज। अमेरिका का पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो जूज के हाथ में है। और जूज दुनिया में कहीं भी रहो, उनकी पहली प्रतिबद्धता इजराइल के प्रति होती है। वो किसी देश में पैदा हो, किसी देश में, वो जू है तो इजरायली होगा। उसका अपना पूर्ण रूप से समर्थन इजराइल की तरफ होता है। और मैं इस बात को मैं इसलिए भी जानता हूं कि एक मेरे मित्र है जो मराठी है और जू है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जूस बहुत है, तो उनके वो अध्यक्ष है एसोसिएशन का। तो उसके बेटे की शादी में इजराइल का राजदूत पहुंचता है, कंसुलेट पहुंचता है मुंबई का। मैं उस शादी में था, मैंने बोला कि ये कैसा? तो मेरा, क्योंकि मेरी बात भी हुई उनसे, तो उन्होंने कहा नो ही जूस, ये जू है ये। हम तो उसको मराठी समझ रहे थे, मुझे तो लगता था कि वो मराठी कायस्थ है। उसके व्यवहार से और बातचीत से उसकी इतनी शुद्ध मराठी कोई नहीं बोलता। वो कथा कथन बहुत बढ़िया कहता है। मराठी भाषा पे मुझे तरस आता है कई बार अपने आप पे कि ये हमारा डैना इतना कैसा मराठी बोलता है, लेकिन वो जू है। तो ये प्रतिबद्धता देखिए आप। तो अमेरिका को भी पता है इजराइल का महत्व क्या है, इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देगा। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है इजराइल से सारा बैंकिंग सिस्टम, जो मैंने पहले कहा कि अमेरिका के हाथ में, तो अमेरिका इजराइल हैंड इन ग्लोव्स है। ऐसे में अमेरिका का और तो कोई मुझे दोस्त नहीं दिखा देता। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में डंप कर दिया, फिर पाकिस्तान को साथ में ले लिया। तो हमने भरोसे का दोस्त छोड़ के, अपना पड़ोसी छोड़ के, हमने दूसरे जगह पे, सिर्फ इसलिए कि अभी तक जो सरकारें थी उसके मुझे कुछ नया करके दिखाना है। ये मोदी जी को जो ठरक है ना, ये मुझे कुछ नया करके दिखाना है, नया पार्लियामेंट बना के दिखाना है। यदि 3 मूर्ति भवन नेहरू जी के नाम से है तो उसको तोड़ना है मुझे प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बनाना है, नया नाम देना है। यदि पुराना स्टेडियम है सरदार पटेल के नाम से, वो मेरे नाम से होना चाहिए। मुझे कुछ करना है। इसी चक्कर में उन्हें लगा कि मुझे एक नई विदेश नीति बनानी है कि जो मैं अमेरिका को दोस्त बनाऊं। मोदी जी भूल गए कि उस अमेरिका ने उसको वीजा देने से भी मना कर दिया था। अमेरिका के दोस्त हो गए। अब क्या हो गया? ना रशिया आपके साथ में रहा, ना अमेरिका साथ में रहा। आज हम अकेले पड़ रहे हैं। ये जो हिंदुत्व का झंडा, लेकिन मैं भी सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मुझे तरस आता है कि मैं हिंदू हूं और इस हिंदू धर्म को मारने वाले इतने कुपड़ और दिमाग में गोबर भरे हुए लोग हैं। हिंदू राष्ट्र कहते हैं, अरे मुसलमानों के 100 राष्ट्र है, अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र है, उनके 100 राष्ट्र हैं।
बौद्ध धर्म के आपको 25 राष्ट्र मिल जाएंगे। हिंदू के कौन से राष्ट्र, एक नेपाल था वो भी चला गया। कल क्या आप अकेले रहोगे कुएं में? आपको यदि विश्व के साथ मिलकर रहना है, और विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। आज अमेरिका ने सैंक्शंस क्या लगा दिए, या गले में आ गए लोगों के, सरकार के, तो आप दुनिया को छोड़ के नहीं रह सकते, तो दुनिया को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप हिंदुत्व करते हो, इनके हिंदुत्व के कारण ही वहां हनुमान जयंती के दिन अमेरिका में पंगा हो गया। वहां अमेरिकन लोगों ने अपोज किया कि ये मंकी गॉड क्या है, ये तुम्हारा ये क्रिश्चियन राज्य है, यहाँ कैसे तुम कर सकते हो? ये बात अमेरिका में कहां से आई? अभी तक नहीं आई थी अमेरिका में बात। पहली बार अमेरिका में तो कितने मंदिर थे, अमेरिका में दिवाली मनती थी व्हाइट हाउस में। कभी किसी ने स्टेटमेंट दिया कि व्हाइट हाउस में दिवाली क्यों मनती है? व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है तो हमारे यहाँ मजाक मतलब तालियां पीटते हैं। क्या हमारे यहाँ कभी क्रिसमस मना है राष्ट्रपति भवन में? क्यों नहीं मना भाई? अमेरिका से एक्सपेक्ट करोगे, सारे दुनिया से एक्सपेक्ट करोगे। सऊदी में मंदिर बना दिया, मोदी जी की ग्रेटनेस है। काहे की ग्रेटनेस? कल सऊदी ने सारे मंदिर तोड़ दिए, क्या औकात है आपकी कुछ करने की उसको? नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री इफ्तारी दावत दिया करते थे, आजकल चुनाव प्रचार में ये जो छोटे छोटे हैं कीड़े मकोड़े वो भी बताते हैं पहले इफ्तारी होती थी, अब देखिए बदल गया समय, तो जाओ दुनिया भर ये इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आने से अमेरिका भी चरणों में रहेगा, और रशिया सुबह से शाम तक पूछेगा भाई साहब ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं, नाश्ता कर लिया कि नहीं, कि चाय भेजी रशिया से। अरे कोई किसी को नहीं पूछता, औकात नहीं है हमारे लोगों की। तो आप मुझे बताइए, यदि उनका डर सही है, जिस हिसाब से तुम अमेरिका के पल्ले में बैठे हो, अमेरिका के कहने से रशिया का तेल लेना आप बंद कर दोगे, और अमेरिका से कहने से आपने अपना पूरा एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दिया, सोयाबीन तेल आने लगा, कॉटन आने लगा, अब मक्का भी आएगा। अमेरिका से व्हीकल 0 पे आ गए, 0% पे आ गए। मेरे यहाँ महिंद्रा टाटा क्या करेंगे? बड़े आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया ब्रेक इन इंडिया करते हो, बात मेक इन इंडिया की करेंगे और काम करेंगे फिनिश इंडिया। इंडिया को फिनिश करवा दोगे, किसानों को फिनिश करवा दोगे, यहाँ के उद्योगों को फिनिश करवा दोगे। अब शराब भी आएगी अमेरिका से, नहीं रोक सकते। लंदन से शराब आएगी फ्री में आपको। लोकल ब्रांड कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ लोकल लोग अमेरिका में जो शराब आएगी यहाँ से ड्यूटी, वो बिना ड्यूटी की, वो नौकरी देगा क्या आपने यहाँ पे हमारे लोगों को? आज बाहर के भारतीय लोगों को वहां से भगाने का प्लान हो रहा है। सारी पोजीशन टाइट हो रही है। आज इंग्लैंड में देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारत में एक आंदोलन खड़ा हो गया है कि ये बाहर के लोग इनको भगाओ। ये मुझे एक बात बताओ, एक भारतीय नस्ल का आदमी वहां प्रधानमंत्री बन सकता है अमेरिका में, तो कितना आप तालियां बजाते हो? सुनक प्रधानमंत्री बन गए, सुनक प्रधानमंत्री बन गए, सुनक की बीवी भारतीय है और सास ससुर देखिए किसका क्या, हाँ हवन होगा उसके लिए। और सोनिया गांधी विदेशी हो गई और राहुल गांधी हाइब्रिड हो गए। शर्म नहीं आती इनको? ये दोहरी मापदंड इनके। तो कुल मिलाकर इनके इस भ्रष्ट राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं इनको, यह भ्रष्ट राष्ट्रवाद। आज जवाब दे सरकार, 3 साल बाद जवाब दे, लेकिन जवाब दे कि आपने वो एयरबेस कैसे आपके हाथ से चला गया, क्योंकि उनको डर था कि वो आप अमेरिका के हवाले कर दोगे। आप इमेजिन करो, वो यदि अमेरिका के हवाले हो गया या अमेरिका वहां से ऑपरेट करने लगा, तो चाइना के गले में अमेरिका, रशिया के गले में अमेरिका, कौन अलाउ करेगा? हर एक को अपने राष्ट्र की पड़ी है। नेपाल तक अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है, सब जगह मोदी थोड़ा लंका तक अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं होता जो अपने राष्ट्र को बेच दे, खाली चुनाव जीतना है और देश हम यह करे। आज मैं हमारे देखिए, मैं कभी आर्मी नेवी एयरफोर्स को कभी पॉलिटिक्स में नहीं लाता, और मुझे गर्व था कि मेरा सैन्य नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन वर्तमान में सिंदूर के बाद तो मुझे लगता है कि हमारे भी जो सैन्य के अधिकारी है वो पॉलिटिशियन हो गए। हाँ, गजब के वक्त मुझे नहीं लगे, लोग देंगे टाइप में हो गए सब। बिल्कुल। तो मुनीर में और आप में क्या फर्क है? और ये एक भयानक परंपरा है। आज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे, कल पॉलिटिकल एस्पिरेशन जगेंगे, तो इस देश का लोकतंत्र का क्या चला जाएगा? आप सैन्य को ऐसा यूज करते हो गलत बोलने के लिए। तो कुल मिलाकर आज आपने विदेश नीति पे टोटल फेल नहीं है। विदेश नीति डूब चुकी है पानी में अपनी, विदेश नीति है ही नहीं। अब बाकी देश जो कहेंगे वो विदेश नीति, रशिया ने और चाइना ने तय कर लिया इनका एयरबेस निकल जाएगा, वो उनकी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति निकल गया। अमेरिका तय करेगा हम सीज फायर करेंगे, हमने सीज फायर कर लिया, विदेश नीति अमेरिका तय करेगा। अमेरिका तय करेगा हम किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, ये विदेश नीति उनके हाथ में है। अभी ये राष्ट्रवाद का भी पहला झलक था, हालांकि ये पहली खबर बहुत बड़ी थी। अभी दूसरा देखिए, और आज 2 रैलियां होंगी, 2 रैलियां एक साथ चल रही होगी, मतलब 2 हैं। देखिएगा क्या जोरदार बिहार में, बिहार को नंबर 1 बनाए कि नहीं भाइयों बताइए, आप भाइयों बताइए, और भाइयों कहेंगे हाँ मोदी जी बनाइए, मोदी जी देश को बना दिया, आप बिहार बना दीजिए। मोदी जी हम ही लोग छूटे थे, बस रह गए थे, पीछे छूट गए थे गलती से। भाइयों ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या, अरे ट्रंप का नाम ले लो एक बार, नहीं लोगे। इसीलिए आज क्या है, बिहार के लोगों, आप मोदी को तो सुनेंगे, अगर हमको सुनते हैं तो जरा मोदी की सच्चाई देख लीजिएगा। अगली खबर देखिए, लाइए भैया खबर लाइए फटाफट। देखिए, तेजस MK1A एयरफोर्स के लिए बुरी खबर।
देसी फाइटर जेट की डिलीवरी फिर टली, इंजन नहीं अब ये नई अड़चन। ये तेजस MK1A, इसको जाके आप गूगल पे डालेंगे तो आपको 1051 खबरें, 1100 खबरें मिलेंगी दनादन। थल थल कांपेगा चीन, अब जो है F-35 बेकार, रसिया बेकार, चाइना बेकार, ये उड़ेगा। जबकि वो लिखने वालों पहले हाथ में, अगर हाथ में मतलब जरा सा भी रक्त प्रवाह होता है, अगर नाली पानी प्रवाह हो रहा है, मोदी जी जिससे गैस निकालते हैं, तब तो कुछ भी लिख दो। अगर लाल रक्त प्रवाह हो रहा है तो लिखने पहले सोचना चाहिए कि हम असेंबलिंग पर इतना उछल रहे हैं। इंजन अमेरिका का है, जो हथियार उसमें लगाओगे वो रूस के साथ डेवलप किए हुए हैं। तुम्हारा क्या है, फैब्रिकेशन। कहने पे लगेगा कि अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे अपने देश पर सवाल, हमेशा पड़ोसी पर सवाल उठाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, HAL ने बीते दिनों जल्द ही तेजस MK1A की डिलीवरी शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि अब यह डिलीवरी अगले साल मार्च तक फिर टल गई है। इसके पीछे वजह यह है कि इन विमानों में अभी तक जरूरी हथियारों का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है, इसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से दर्शकों, जरूरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि इसी महीने की 17 तारीख को नागपुर में HAL ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस फाइटर जेट को आसमान में उड़ाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि सब कुछ नियंत्रण में है। मतलब हर आदमी यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखाने की। आशीष जी, मैं हाँ। HAL के कुछ अधिकारियों को भी जानता हूं, मैं एयरफोर्स में भी, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का हूं, मेरी बैच तो रिटायर्ड होगी, मेरे जूनियर अब बड़े बड़े पोस्ट पे है, मतलब एयरफोर्स में नंबर 2 नंबर 3 पे है सैनिक स्कूल के हमारे। और हमारे सैनिक स्कूल की एक फैटर्निटी है, यदि मैं सैनिक स्कूल सतारा का हूं कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा का भी यदि स्टूडेंट है तो वो मुझे इज्जत से ही देखता है, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल फैटर्निटी का हूं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं है या HAL को ये नहीं पता। HAL को ये पता है, लेकिन HAL को ये बताया गया कि एक बार उड़ान करके तो देखिए। इस देश की जनता मूर्ख है, हवा में उड़ता हुआ प्लेन देख के तालियां बजाएगी, बोलेगी मिल गया मिल गया मिल गया प्लेन। प्लेन मिलने से ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ प्लेन किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे पास राफेल आया था, राफेल आने के बाद भी ब्रह्मोस उस पर लोड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोड नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपको जब प्लेन मिलता है तो उस प्लेन में लोड होना होता है, उस प्लेन का सॉफ्टवेयर उसके ये। आज आपको मैं सिंपल बात में बोल दूं कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया एप्पल का एक लैपटॉप दे दिया आपके हाथ में, और आप खुश हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे, लोग देखेंगे एप्पल का डब्बा है, फोटो छपेंगे अखबार में कि अशोक वानखेड़े जी ने चित्रांश जी को एप्पल का बढ़िया लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप दे दिया। हो गया इवेंट। बाद में लोग कहेंगे कि एप्पल का उपयोग क्यों नहीं कर रहे। एप्पल का इसलिए उपयोग नहीं कर रहे कि वो उन्होंने लैपटॉप खोला घर जाके, वो पासवर्ड मांग रहा है, अब पासवर्ड में दे नहीं रहा हूं। एक दिन आशीष जी परेशान होकर वो लैपटॉप डंप कर देंगे, बोलेंगे वापस कर दो वानखेड़े जी को, और मैं वापस आके फिर मेरा यूज कर दूंगा। मैं बोलूंगा देखो फोटो भी छप गए आशीष को, लोग बोलेंगे। मैं आशीष बहुत ही मतलब एहसान फरामोश आदमी, देखो वानखेड़े जी ने लेटेस्ट लैपटॉप दिया, उसके बाद भी वानखेड़े जी को गाली देते, ये आशीष जानता है भाई लैपटॉप कैसा दिया। ये ऐसा ही जनता को मूर्ख बनाते हैं। एक बार तेजस उड़ा दिया, तेजस आ रहे, इंजन आ रहे। मैं बेसिक आपको एक बेसिक इसका देखिए, अमेरिका कितना कमीनेपन पे उतरता है, ये पूरे देश ने देख लिया। सनसनीखेज खबर आई है कि भारत का ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस था, एक वाइटल एयरबेस था। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में से एक है, जहां पर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब हैं वहां पर। अब ताजिकिस्तान में अयानी नाम का एक एयरबेस था, दुशानबे उसकी कैपिटल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। पहले रशिया का हिस्सा था, आप जानते हैं उसको। पुरानी बात है कि दुशानबे से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ पुराने जमाने का एयरबेस था, टूटा फूटा, पुराने रशियन जमाने का, सोवियत जमाने का, नॉन ऑपरेशनल तक, कुछ था ही नहीं वहां पर। तो 2002 से, अभी तो 2025 है, 2002 से भारत को ताजिकिस्तान ने एयरबेस दिया कि आप देखो यहां पर कुछ हो सकता है, ये तो जंगल पूरा का पूरा, यहां तो कुछ है ही नहीं। और शायद उसका 20 साल का कुछ लीज पीरियड भी था। तो भारत ने वहां पर बहुत पैसा लगाया। वहां का जो रनवे था वो भी पक्का करके, लंबा करके 3200 मीटर, 3.25 किलोमीटर का बनाया। करीब करीब $100 मिलियन इंडिया ने उस पर खर्च किए। ये बिल्कुल जर्जर हालत में था, कुछ था ही नहीं, सब टूटा फूटा था। लेकिन भारत की ओर से BRO को भेजा गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को,
और फिर वहां पर हैंगर्स बनाए गए, फ्यूल टैंक्स बनाए गए ऑयल की सप्लाई के लिए, रिपेयर के लिए हैंगर्स बनाए गए वहां पर, लॉजिस्टिक्स, रडार सिस्टम, वो सब चीजें वहां पर भारत ने बनाया। ये देख के रशिया की आंखें खुल गई। रशिया की आंखें खुल गई कि यार तो पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड शानदार एयरबेस बन गया पूरा का पूरा। और वहां पे इल्यूशन 76 जो कि भारी भरकम एयरक्राफ्ट है वो भी उतरने शुरू हो गए, सुखोई 30 है वो भी विमान आने शुरू हो गए। अब इसको ये देखा तो रशिया की आंखें चढ़ गई, कहते हैं इसे तो वापस लेना चाहिए। तब उसने ताजिकिस्तान पे प्रेशर डाला, और ताजिकिस्तान तो उसका अपना ही था, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, कि भाई इंडिया को निकालो यहां से। देखो साहब, इस दुनिया में ना अपना कोई नहीं है। वो रशिया जिसको हम दोस्त समझते हैं ना, दोस्त, उस दोस्त ने भी गद्दारी की और ताजिकिस्तान को कह दिया कि इंडिया को निकलने को बोलो यहां से। मकसद बड़ा साफ था कि इसके ऊपर रशिया फिर से अपना एयरबेस बनाना चाहता था, और अब तो बना बनाया मिल रहा था उसको। इंडिया ने ऑलमोस्ट $100 बिलियन, आज के हिसाब से देखा जाए तो 900,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिया था, और उसको इतना पैसा लगा के उसको ढंग का एयरबेस बनाया। ये खबर अब निकल के आ रही है पूरे इंडिया के अंदर, एक्चुअली पहले नहीं थी। और फिर पता लगा कि इंडिया को ये 2022 में ही छोड़ना पड़ गया था। वहां पे इंडिया के कुछ हेलीकॉप्टर थे, कुछ हवाई जहाज वगैरह भी थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि ये लीज अब हमको बढ़ा दीजिए, हमने इतना पैसा खर्च किया है। लेकिन पुतिन साहब ने इतना प्रेशर डाला कि नहीं भैया इंडिया को निकालो यहां से बाहर। ऊपर से चीन का प्रेशर आ गया। चीन कहता है कि ताजिकिस्तान से भी मेरी तो यहां पे सीमा लगती है, यहां इंडिया का एयरबेस कैसे हो सकता है, हमें मंजूर नहीं है, आप इसको भी निकालो। तो पता लग रहा है कि रशिया का और जोर बढ़ गया उसके ऊपर, क्योंकि रशिया चीन के साथ रहता है मोस्टली। तो साहब इंडिया को यहां से निकलना पड़ गया। तालिबान से जब हमारे 2001 के अंदर जब रिजीम आया था, जब लोगों को निकाला गया था, यहां से रेस्क्यू किया गया था, तो अफगानिस्तान से यही ताजिकिस्तान में लाया गया था, और यहीं से इसी एयरबेस से भारत की एयरफोर्स के जो प्लेन थे वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया था। इंडिया ने यहां पे उसके पास एक फारखोर सिटी है अफगान बॉर्डर के ऊपर, एक हॉस्पिटल भी वहां चलाया हुआ था। भारत ने बहुत सारे देशों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन सवाल ही पैदा होता है साहब कि अल्टीमेटली जब अपना जो दोस्त है, जो रशिया था, अगर वो भी आपको धोखा दे तो कोई क्या करे। सेंट्रल एशिया के अंदर भारत के लिए एक एयरफोर्स का बेस होना एक तरह से इंडिया के लिए वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था एक्चुअली, सच कहा जाए तो। अयानी एयरबेस ताजिकिस्तान, और दुशानबे जो कैपिटल है उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। लेकिन अब भारत के पास वो नहीं है, भारत को छोड़ना पड़ गया है, या ये कहा जाए कि ताजिकिस्तान ने रशिया के कहने पर भारत को वहां से निकाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने तो सब कुछ किया वहां पर, ताजिकिस्तान को इंडिया का एहसानमंद होने की बजाय दरअसल रशिया के पास जाना उसको फिर से ठीक लगा, और रशिया ने यह मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान को यहां से निकाल दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में अयानी एयरबेस इंडिया के पास था? नहीं था, नहीं, 2022 में जा चुका था वो, लेकिन ये खबरें अब निकल के आई हैं, इसको किसी ने रिलीज नहीं किया था। और ये भी बताया गया था कि 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी विजिट किया था ताजिकिस्तान का, और 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो अयानी एयरबेस पे गए थे। वहां पर हमारे करीब 150 सैनिक थे, 150 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के और एयरफोर्स के बाकी लोग थे वहां पर। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है इंडिया को निकालने के लिए? ऑफकोर्स रशिया रेस्पॉन्सिबल है। फिर चाइना भी पीछे लग गया उसके। चाइना भी ताजिकिस्तान को बोला भाई आप निकालो, हमारा तो आपके साथ 470 किलोमीटर का बॉर्डर है, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद इंडियन एयरफोर्स बेस हियर ऑन आवर बॉर्डर हियर, सो इंडिया को निकालो यहां से। रशिया तो पहले से बोला था निकालो, ताकि ताजिकिस्तान उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। तो अल्टीमेटली इंडिया को 2022 के अंदर ये छोड़ देना पड़ा वहां से। बुरा लगता है कि इंडिया ने बड़ी मुश्किल से 900,000 करोड़ रुपए वहां पे लगाया, एक बंजर जमीन को जो कि टूटा फूटा, समझो वर्ल्ड वॉर 2 टाइप का एक पुराना टॉर्न, एकदम बंजर खंडर जगह थी, उसको फिर से शहर बना दिया।
और बाद में इंडिया से कहा कि भैया चले जाओ, आपकी लीज खत्म हो गई, बसा बसाया जो शहर है हमारे पास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि रशिया चाहता था कि मेरे अंडर में आ जाए, मैं आपको उसको ऑपरेट करूं यहां पे। तो रशिया भी कोई हमारा सगा थोड़ी है साहब, रशिया भी अल्टीमेटली हमारा सगा नहीं है। रशिया ने भी आयानी एयरबेस के अंदर इंडिया की पीठ में छुरी घोंपी है, और उस छुरी घोंपने में सबसे बड़ा बंदा कौन है? पुतिन। वो ना ट्रंप का सगा बन पाया, ना वो चाइना का सगा बनेगा, और इंडिया का सगा रशिया पहले भी कभी नहीं था, सब कहने की बातें हैं। जहां पर हमारी सेना भी थी, इस जगह का नाम है आईनी एयरबेस। आईनी एयरबेस स्थित है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान स्थित है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कहां? तो कहा जाए तो अफगानिस्तान के उत्तर में। वहां पर हमारा एक एयरबेस था नाम जिसका आईनी एयरबेस था। भारत से वो निकल गया है, यानी कि अब हमारी सेना वहां पर नहीं है। जब ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछी गई तो उन्होंने अपना जवाब बिल्कुल वही ऑफिशियल तरीके से दिया और कहा कि हाँ देखिए, दो देशों के बीच में अपनी वार्ता होती है, अब वो नहीं है। दोनों के साथ हमारा जो मतलब एक दूसरे का एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया है, अब हमारी सेना वहां नहीं है। सवाल ये नहीं है, ठीक है, दो देशों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितने दिन थी चली और आप लोग वहां से बाहर आ गए। सवाल इससे बड़ा ये है कि यहां से हम 2021 से बाहर हैं। हमारा एग्रीमेंट 2021 में समाप्त हुआ, 2022 से ऑफिशियली भारतीय सेना यहां से बाहर आ गई, लेकिन 2022 से आप 25 में आज हैं, 25 खत्म होने को है, लेकिन किसी भी मीडिया रिपोर्ट में इसे कवर नहीं किया गया। यह खबर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पब्लिक होना शुरू हुई तो ये वायरल खबर बन गई। खबरों में इस प्रकार से आने लगी कि 2025 में जाकर हमें क्यों पता चल रहा है, हम 2022 में यहां से बाहर आ गए थे। ये सेंट्रल एशिया की जगह है और उस सेंट्रल एशिया में फिलहाल भारत का बेस हट गया है। भारत ने यहां पर इस जगह को क्यों प्राप्त किया होगा, इसकी लोकेशन खुद से बताती है कि ताजिकिस्तान में अगर आप बैठे हो तो आपको अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप अपने घर से ऊपर एक मचान लेकर बैठे हो जहां से आप औरों पर नियंत्रण रख सकते हो। एक टाइम पर हमारा सुखोई भी, SU-30 भी यहां पर तैनात रहा करता था और हमने 2014 में लगभग 200 लोगों की यहां पर कर्मचारियों की फौज तैनात कर रखी थी, तमाम प्रकार की फोर्सेस के लोग थे। लेकिन ये एयरबेस तब तक पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता बना हुआ था कि भारत इसका बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करता है, सुखोई तैनात रखता है, ग्लोब मास्टर से लोग निकालता है, नदर्न अलायंस की यहां पर हेल्प करता है, यहां पर बड़े लीडर्स का इलाज होता है। महमूद जैसे जो लोग थे जो कि नदर्न अलायंस के बड़े लीडर थे, उनका इलाज वहां होता था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने इसे बड़ा ही खुद के खिलाफ लिया था। खैर, इस बात से चिड़े तो रशिया और चाइना भी बैठे थे, लेकिन 2021 में जैसे ही यहां से अमेरिका निकला, ताजिकिस्तान को फिर से सांस में सांस आई और वो नजदीक पहुंच गया रूस के। कहते हैं कि रूस ने भारत को एक दोस्ताना धोखा दिया। दोस्ताना धोखा दिया का क्या मतलब है कि ताजिकिस्तान को उसने अपने CSTO वाले ग्रुप में वापस ज्वाइन करने की कहा, मतलब एक्टिव होने की कहा कि भाई सुनो, हम सब एक हैं, कभी हम एक साथ रहा करते थे, 15 देश थे जिसमें अर्मेनिया, बेलारूस, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। बोले यार अपन सब एक थे, अब हम अलग अलग क्यों हो रहे हैं, और अपनी जगह का उपयोग हमारी थॉट प्रोसेस से अलग मत होने दो, पश्चिम के करीब मत जाने दो। ताजिकिस्तान में आईनी और फरखान का उपयोग भारत कर रहा था अमेरिका यानी कि वेस्ट के लिए। ये रूस को रास नहीं आ रहा था और कहते हैं कि इसी चलते रूस ने ताजिकिस्तान को प्रेशराइज किया कि वो यहां से भारत को हटाए। ठीक है साहब, तो यहां पर चूंकि 4 साल पहले हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, ताजिकिस्तान ने इसे रिन्यू नहीं किया, इसलिए बड़े सारे सवाल उठे। पहला सवाल तो यही, भारत को यह बात पता क्यों नहीं चली, और दूसरा, ऐसा करने में हमने अपना जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर है वो कैसे रिलीज कर दिया, हम जियोपॉलिटिक्स में पिछड़ कहां गए, हम क्यों ताजिकिस्तान को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आज क्या ये हम कह सकते हैं कि रूस से, जिस चाइना से और पाकिस्तान से हमें टेंशन नहीं है, या फिर अफगानिस्तान में हमें रीच बनाए रखने के लिए एक तो बेस चाहिए ही चाहिए, तो हमने अपनी लोकेशन कैसे खो दी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन दो के पीछे इन दोनों का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि रूस ने हमारे साथ मित्रता रखते हुए हमसे ताजिकिस्तान पर प्रेशर डलवाया, यानी खुद ने ताजिकिस्तान पर प्रेशर डाला कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि भारत इसका उपयोग प्रो वेस्ट कर रहा है, पश्चिम के लिए कर रहा है। यानी कि चाइना, यहां पर रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस दिया और चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो चाइना और रशिया ही सीक्रेट तरीके से भारत को इस जगह से निकलवाने में मतलब कामयाब हुए थे और भारत को यह जगह खोनी पड़ी थी। कहते हैं कि इसके लिए दोस्ताने के अंदर हमें धोखा मिला, जो कि हमें रूस ने दिया, और रूस का उद्देश्य साफ था कि हम वेस्ट को कम से कम इतना नजदीक नहीं आने देंगे। जो यूक्रेन से युद्ध करते हुए रशिया कर गया, वो ताजिकिस्तान में भी कर गया। भारत ने हमें एक दोस्ताना धोखा दे दिया। जहां तक बात हो चाइना की, तो चाइना ने यहां पर अपनी डिमांड से, अपने पैसे से, कहा जाता है कि उसने प्रभाव से इसे मोटिवेट किया कि भारत को यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर भारत यहां रहा तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकलती है, उसके लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है कि कूटनीतिक दबाव के चलते ताजिकिस्तान हमारे हाथ से चला गया। हमारी कूटनीतिक फेलियर में से इसे एक कंसीडर किया जा सकता है।
पूरी एयर बेस त्यारों समेत भारत के हाथ से गई। भारत के त्यारे पड़े के पड़े रह गए। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया मोदी पर चढ़ दौड़ा। आज के लिए इतना ही। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। और अगर मज़ीद इस तरह की नई वीडियो देखनी है तो आपने नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, क्योंकि बर वक्त आप तक वो वीडियो फिर बआसानी पहुंच जाएगी।